ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, तो याद है आप लोगों को पिछले क्लास में क्या क्या किया था? क्या मैं पूछ रहा हूँ कुछ? ओके, तो बताइए कोशिका को क्या कहते हैं जीवन की? मौलिक इकाई। गुड। किस तरह से मौलिक इकाई है? दो तरह से है। याद है? ओके, इसका मतलब क्या है? संरचनात्मक इकाई मतलब संरचनात्मक मतलब जिससे जीव बने हैं। तो कोशिका उस जीव की संरचना में इकाई है। ठीक है। और क्रियात्मक, इसका मतलब क्रियात्मक में क्रिया है ना, मतलब हाँ, जो भी प्रक्रियाएं जीव में होते हैं वो कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है। तो जीव की सारी ओके, संरचनात्मक इकाई मतलब जीव कोशिका से बने हैं, और क्रियात्मक इकाई मतलब जीव की सारी प्रक्रिया कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है। फिर हमने पिछले क्लास में किसके बारे में पढ़ा? जो कोशिका को चारों, जो कोशिका है उसकी चारों ओर क्या है? कोशिका के चारों ओर जो है उसको कहते हैं, वेरी गुड, प्लाज्मा झिल्ली। तो पिछली क्लास में मैं इसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका को घेरता है चारों ओर से, और ये लचीली पतली लचीली परत है ये। और ये किससे बने हैं? प्लाज्मा झिल्ली किससे बना हुआ है? बताइए। हाँ हाँ, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड से बने हैं। और इसका कार्य क्या है? क्या करता है कोशिका में मेनली? इसका मेन कार्य क्या है? हाँ, तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा कुछ होता है ना कोशिका में? संरचना नहीं, एक कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैसे अंदर बाहर जाते हैं कोशिका के, और वही है प्लाज्मा झिल्ली का काम, कि पदार्थों की आना और जाना नियमित करना, कि कौन कौन सी चीज अंदर आ सकते हैं कोशिका के और कौन कौन सी चीज कोशिका से बाहर चले जा सकते हैं। इसको नियमित करना प्लाज्मा झिल्ली की काम है। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही वो आना और जाना होता है। तो वो किसी चुन चुन के कुछ चीजों को अंदर जाने देते हैं और कुछ चीजों को बाहर जाने देते हैं। ठीक है, तो उसका कार्य है पदार्थों का आना जाना तय करना। पदार्थों की आना जाना को कहते हैं इसकी गति, ट्रांसपोर्ट। तो पदार्थों की गति मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जैसे गैसों की बाहर और अंदर जाने की, आने जाने की वो गति, जो ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। और जल का भी, हमने जल का भी देखा और दो गैसेस के भी देखे। और भी चीजें पदार्थ की गति होती है, लेकिन उसके बारे में अभी इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन बाद में आप लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा और भी चीजों की
गति होती है। अभी के लिए आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल यानी H2O। ये प्लाज्मा झिल्ली सभी कोशिकाओं में होते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि 3 चीजें ऐसे हैं जो सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सभी जीव जंतुओं में। वो है प्लाज्मा झिल्ली और 2 और कौन कौन से हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 चीजें सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो है वो अमीबा में भी पाए जाते हैं। अमीबा पता है आप लोगों को क्या है? यस सर। ओके, तो ये अमीबा में भी प्लाज्मा झिल्ली होता है, सुना है आप लोगों ने? ओके, सो कि इसको ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव यानी इसका सिर्फ एक ही कोशिका है, बस, दूसरे और कोशिकाएं नहीं। जैसे मनुष्य है, पौधे हैं, वो सब बहुत सारे कोशिका से बने हैं, लेकिन अमीबा का सिर्फ एक ही कोशिका है। तो अमीबा का एक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली है और इस प्लाज्मा झिल्ली से अमीबा का बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि उसको खाना खाना है तो इसकी खाने की पदार्थ बाह्य पर्यावरण में होगा और ये अमीबा क्या करता है, इसका प्लाज्मा झिल्ली से ही उस पदार्थ को घेर लेता है, पदार्थ को इसके अंदर ले लेता है और इसकी पाचन कर देता है। क्योंकि सिर्फ एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका से वो पदार्थ ग्रहण कर लेता है और इसका पाचन भी इसी कोशिका में होता है। और इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है, पाचन के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको भी इसी प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा एक छेद बनाकर उसको बाहर के पर्यावरण में निकाल देता है। तो इसमें प्लाज्मा झिल्ली बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है अमीबा में कि जो खाने की तरीका है, भोजन या अन्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए, तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। ओके, ठीक है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन पिछले क्लास में हमने देखा माइक्रोस्कोप के बारे में, जिससे वो रॉबर्ट हुक ने पहली कोशिका देखी थी। तो वो उस तरह के माइक्रोस्कोप के अंदर से देख सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं अमीबा को। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसका सिर्फ एक ही कोशिका, इसीलिए वो दिखता नहीं है, क्योंकि एक कोशिका का साइज बहुत छोटा होता है। हमारे शरीर में भी एक कोशिका का साइज बहुत छोटा है, तो अगर इसका सिर्फ एक ही कोशिका है तो आंखों से दिख नहीं पाएगा। तो इस तरह की एक जीव है, ये पानी में पाया जाता है, कभी कभी कुछ बीमारियां फैलाते हैं अमीबा की वजह से होता है। तो इस एक कोशिकीय जीव में भी प्लाज्मा झिल्ली होता है, क्योंकि सभी जीव जंतुओं में प्लाज्मा झिल्ली होता है। और ये यहाँ पे इसके बारे में बात करने के कारण ये है कि प्लाज्मा झिल्ली इसमें एक कार्य करता है, जो है भोजन और अन्य पदार्थों की ग्रहण करना, ठीक है। तो एक और काम ये है कि जहां भी किसी भी जीव को बाहर के पर्यावरण से किसी भी चीज को कोशिका के अंदर ले जाना है, वहां पर प्लाज्मा झिल्ली की कुछ काम होगा। जैसे कि पौधों में भी, पौधों को पानी लेना है। आप सभी जानते हैं कि अगर पौधे उगने हैं तो मिट्टी में उसको पानी देना होगा, लेकिन पानी हम मिट्टी में डालते हैं, फिर भी पौधा मिट्टी से पानी अंदर ले लेते हैं, है ना? तो कैसे लेते हैं? जड़ों से। वेरी गुड। तो जड़ जो है पौधों के, वो भी कोशिका से बने होते हैं। तो अगर यहाँ पे जूम करेंगे हम, कोशिका, एक जड़ को लेके आंखों से फिर भी नहीं देख सकते, वो जड़ को काट के माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो उसमें भी कोशिकाएं दिखेंगे आपको, और वहां पे भी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली जो होता है उसका ये काम होता है कि मिट्टी में जो पानी है, H2O है, उसको जड़ के कोशिका के अंदर कैसे ले जा सकते।
तो वहां पे भी ये प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा बाहर के जो पानी है वो अंदर चला जाता है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इस प्रक्रिया का नाम क्या है जिससे पानी कोशिका के अंदर जाता है, क्या कहते हैं उसको? जाइलम नहीं, जाइलम सही आंसर है, मतलब आप लोग किसी और क्लास में पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जाइलम। ये जो ट्यूब है जिससे पानी पौधे के अंदर जाता है। अभी मैं पूछ रहा हूं कि पिछली क्लास में आप लोगों ने एक पढ़ा था कुछ जिससे पानी जल कोशिका के अंदर चला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, मूल रूप नहीं। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? दो प्रक्रिया पढ़े थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की गति को एक का नाम था और जल की गति के लिए एक नाम था। नहीं, दो प्रक्रिया के नाम पढ़े थे हमने। ठीक है, ये बताओ, अगर पानी कोशिका के अंदर जाना है तो बाहर ज्यादा पानी की सांद्रता होनी चाहिए या कम सांद्रता? तो अगर बाहर ज्यादा पानी है, हाँ, विसरण, ओके, विसरण इसका नाम है जिससे गैसेस अंदर और बाहर चले जाते हैं, इसको कहते हैं विसरण। ठीक है, विसरण से गैस पदार्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाता है और कोशिका से बाहर, उसको कहते हैं विसरण। और जल के अणु के लिए क्या कहते हैं? इसी तरह का एक नाम है, परासरण। वेरी गुड। हाँ, तो आप सभी लोग ये नोट कर लीजिए, जिसने नहीं नोट लिखा है तो लिख दीजिए कि परासरण जो है जल की आना जाना प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जल की गति को कहते हैं परासरण, और गैसेस की गति को कहते हैं विसरण। गति मतलब समझ गए ना, इसकी मूवमेंट जो है, इसकी ट्रांसपोर्ट जो है उसको कहते हैं गति, और गैस की गति को कहते हैं विसरण, और जल की गति को कहते हैं परासरण। और ये गति होती है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली का मेन काम यही है कि ये तय करना कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीज जा सकते हैं और बाहर कौन कौन सी चीज। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड या पानी को अंदर या बाहर भेजना है तो प्लाज्मा झिल्ली से के द्वारा ही होगा। और ये कैसे होता है? ये एक नियम है जो प्रकृति में होता है कि जब भी किसी भी पदार्थ की सांद्रता ज्यादा हो कहीं पे तो और दूसरी जगह पर कम हो, तो वो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर उसकी गति होती है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कोशिका को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर ज्यादा पानी है तो पानी अंदर चला जाता है कोशिका के अंदर, और अगर कोशिका के अंदर ज्यादा पानी है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ये नाम। अभी समझ आया? ये आप लोग कर सकते हैं कि किशमिश जो है, किशमिश आप लोग आपने देखा है किशमिश सूखा हुआ होता है ना, तो उसके अंदर पानी नहीं होता है ना, तो उसी किशमिश को अगर आप लोगों ने पानी में डाल दिया, भिगोया है, तो वो क्या होगा? अभी किशमिश के अंदर पानी नहीं है और बाहर बहुत पानी है, तो क्या होगा? पानी बाहर से अंदर चला जाएगा। वेरी गुड। तो अगर पानी बाहर से अंदर चला जाएगा तो किशमिश का क्या होगा? फूल जाएगा। यही होता है कोशिका में भी, क्योंकि किशमिश के अंदर कोशिका है, इसीलिए ये हो रहा है इसमें। ओके,
और अगर इसी किशमिश को, जो फूला हुआ किशमिश है, उसको अगर आप लोगों ने एक ऐसे ही पानी में डाल दिया जिसमें पानी कम और नमक या चीनी ये ज्यादा मिला हुआ है, तो अब क्या हुआ, किशमिश के अंदर ज्यादा पानी है और बाहर कम पानी है। तो अब क्या होगा, बाहर हमने ऐसे विलेन बनाया है जिसमें, हाँ अंदर से बाहर जाएगा और अंदर से बाहर आएगा। हाँ, पानी अंदर से बाहर जाएगा। जब अंदर से पानी बाहर आएगा तब किशमिश को क्या होगा, नहीं, अंदर का पूरा पानी बाहर चला गया तो सिकुड़ जाता है। हाँ, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यस। ठीक है, तो इसी परासरण की वजह से ही ये पौधों के जड़ को मिट्टी से पानी अंदर ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी यही हो रहा है, कोशिका के अंदर बाहर से अंदर पानी चले जा रहा है, तो जड़ के कोशिका में भी ये परासरण हो रहा है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। ठीक है, ये समझ आया। तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही पौधों की जड़ में पानी का अवशोषण होता है, उसको कहते हैं अवशोषण, जो पानी अंदर लेते हैं। तो हमने देखा कि कोशिका जो है वो प्लाज्मा झिल्ली से घेरा हुआ है चारों ओर, लेकिन कुछ कोशिकाओं में, जैसे कि पादप कोशिका है, पादप कोशिका यानी पौधों की जो कोशिका है, पौधों की कोशिका को कहते हैं पादप कोशिका। ये पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक और चीज होता है कोशिका में, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति है जो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होता है पादप कोशिका में, यानी पौधों की कोशिका में जो है एक और स्ट्रक्चर होता है कोशिका भित्ति। ये एक जटिल संरचना है इसकी। कोशिका झिल्ली जो है एक लचीली परत थी ना, पतली लचीली परत, लेकिन ये कोशिका भित्ति जो है ये कुछ ज्यादा जटिल है, मजबूत है। तो जब मैंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, कोशिका भित्ति, तो आप लोगों को सोचना होगा कि ये कोशिका भित्ति का संरचना कैसे होती है, किस तरह से बने हैं कोशिका भित्ति, और ये क्या काम करता है, क्यों है यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये देखेंगे कि इसकी संरचना जो है किससे बने हैं, एक जटिल पदार्थ से बने हैं, उसका नाम है सेलुलोज। सेल्यूलोज से बना है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये सेल्यूलोज नाम के एक जटिल पदार्थ से बना है ये कोशिका भित्ति, इसीलिए वो जटिल स्ट्रक्चर है पादप के कोशिकाओं में। तो आप लोग अभी ये सोचना है कि इसका काम क्या है, क्यों है पादप कोशिका में एक ऐसी चीज। इसका मेन कार्य ये है कि पौधों की कोशिका है उसकी संरचनात्मक दृढ़ता के लिए। पादप कोशिका को मजबूत रखना, ये है इसका मेन कार्य, संरचनात्मक दृढ़ता। क्या
क्या पूछ रहे हो? अच्छा, तो ये पादप कोशिका है जिसमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और लेयर है, उसका नाम है कोशिका भित्ति। इसकी संरचना है सेलुलोज नाम की एक जटिल पदार्थ से बना हुआ है ये, और इसका कार्य है पादप कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, और ये कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिका में ही नहीं, कुछ अन्य कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ तरह के बैक्टीरिया के बाहरी परत जो है वो कोशिका भित्ति होता है। और फंगस नाम सुना है आप लोगों ने? फंगस पता है? हाँ, तो फंगस जो है, कवक कहते हैं हिंदी में, कवक के बाहर भी ये कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका में होता है, हाँ, कवक, बैक्टीरिया और पादप कोशिका के बाहरी परत जो है वो है कोशिका भित्ति। लेकिन पौधों में ये सेलुलोज से बना होता है, बैक्टीरिया और कवक में किसी और चीज से बना होता है, लेकिन फिर भी इसका काम यही है कि संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना। क्योंकि ये सेलुलोज से बना है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा गाय जो है घास खाता है हमेशा, लेकिन मनुष्य घास आसानी से डाइजेस्ट पाचन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो घास जो है उसमें सेलुलोज जो है ना, ये सेलुलोज हमारे शरीर में उसको तोड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन गाय के शरीर में वो सेलुलोज तोड़ के उसको उससे एनर्जी। हाँ सर, क्या बताएं अभी को? अभी मैं बता रहा हूँ कि ये सेलुलोज जो है वो कोशिका भित्ति के स्ट्रक्चर में है, तो वो पौधों में होता है। सभी पौधे जो हैं वो सेलुलोज से बना होता है, इसीलिए आप देख सकते हैं कभी 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 नहीं, हमेशा जो गाय घास खाते हैं वो गाय आसानी से उसका डाइजेशन कर सकता है, पाचन कर सकता है, लेकिन मनुष्य जो है वो आसानी से घास को पाचन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेलुलोज से बना है। तो मनुष्य के शरीर में ये सेलुलोज को तोड़ने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन गाय वो कर सकते हैं। गाय भैंस वो जो है वो सेलुलोज को तोड़ सकते हैं, इसीलिए वो लोग पौधों को खा सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं खा सकते, कोई किसी अन्य जीवी नहीं खा सकता। तो वो सेलुलोज से बने हैं, और सभी पौधों में जो कोशिका है वो उसके ऊपर कोशिका भित्ति होता है और वो सेलुलोज से बना होता है। बैक्टीरिया और कवक में किसी और चीज से बना होता है, सेलुलोज नहीं, लेकिन वो भी एक जटिल पदार्थ होता है और उन चीजों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करते हैं। ओके, तो ये पादप कोशिका, कवक और बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति क्यों होता है और क्यों जंतु के कोशिका में नहीं होता है? क्योंकि ये चीजें जो है पौधे, बैक्टीरिया या कवक, उसको अलग अलग तरीके की पर्यावरण में रहना होगा। जैसे कि अगर एक पौधा है, मतलब पौधे, बैक्टीरिया और कवक में कोशिका भित्ति, क्योंकि इन जंतुओं जो है वो अलग अलग पर्यावरण में को सहन करना पड़ता है इनको। जैसे कि पौधे हैं तो पौधों की मिट्टी कभी कभी सूखा रहता है, तो कभी बहुत सारा पानी होता है, धूप ज्यादा हो सकता है, कम धूप हो सकता है, बारिश हो सकता है। और बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय होते हैं, और कवक अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, मशरूम एक तरह की कवक है। तो ये चीजें जो है अलग अलग पर्यावरण को सहन करते हैं, और जब पर्यावरण में पानी की, फॉर एग्जाम्पल पौधे जो है वो यहाँ पर अगर ज्यादा पानी है, यानी और यहाँ पे हाँ बाहर ज्यादा पानी है और कोशिका के अंदर कम पानी है,
तो परासरण की वजह से क्या होगा, पानी अंदर चला जाएगा। और अगर ज्यादा पानी अंदर चला गया तो वो फूल के फट भी सकता है कोशिका जो है। तो इसको प्रिवेंट करता है ये कोशिका भित्ति। तो प्लाज्मा झिल्ली फूल जाता है तो एक पादप कोशिका है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली होता है और पानी जो है अंदर चला जाता है। और अगर पानी अंदर चला गया तो कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली जो है वो फूल जाता है। तो ये इस तरह हो जाता है क्योंकि वो फूल गया है पानी अंदर चला जाने की वजह से। लेकिन ये कोशिका भित्ति फूलता नहीं है। कोशिका भित्ति जो जैसी भी उसका स्ट्रक्चर है उसी तरह रहता है, अंदर की प्लाज्मा झिल्ली वो फूल जाता है। तो सिर्फ एक ही कोशिका नहीं होते, अलग अलग कोशिकाएं होते हैं। तो क्या होता है, अगर सभी कोशिकाएं फूल जाएगा तो वो पौधे की संरचना जो है वो बदल जाएगी ना, पानी ज्यादा होने की वजह से। लेकिन कोशिका भित्ति होने के कारण वो संरचना उसी तरह होगी क्योंकि ये उसको ब्लॉक कर देता है ऐसे। तो उसकी स्ट्रक्चर जैसे भी है उसी तरह होगा, उसके अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली है वो फूल जाएगा। और अगर पानी बाहर कम है तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो है वो सिकुड़ जाएगा, तो वो कुछ इस तरह होगा ना, वो सिकुड़ जाएगा। लेकिन कोशिका भित्ति तब भी उसी स्ट्रक्चर में होगा, उसी तरह होगा। तो इस तरह कोशिका भित्ति का काम ये है कि बदलते हुए पर्यावरण में भी पादप कोशिका को फटने से बचा सके। तो कोशिका भित्ति ये करता है पौधों की कोशिका में कि इसको फटने से बचा सके, और फटने से बचाने की वजह से अलग अलग माध्यम में परिवर्तनीय माध्यम को सहन कर सकते हैं ये पौधा। तो बाहर की पर्यावरण जैसे भी हो, अगर ज्यादा पानी हो कम पानी हो, पौधे की संरचना उसी तरह होगी, कुछ होगा नहीं उसको। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति होता है उनमें। ओके, तो एक और बात है, ये प्लाज्मा झिल्ली जो है अगर बाहर कम पानी है तो इसके अंदर का पानी बाहर चला जाएगा और ये सिकुड़ जाएगा ना। तो पादप कोशिका में जब ये प्लाज्मा झिल्ली सिकुड़ जाता है उसको कहते हैं जीव द्रव्य कुंजन। जीव द्रव्य कुंजन यानी प्लाज्मा झिल्ली की सिकुड़ जाना। तो अभी हमने देखा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो तीन ऐसे चीज थे ना सभी कोशिका में पाए जाने वाले, कौन कौन से चीज थे वो? एक है प्लाज्मा झिल्ली और दो अन्य चीज कौन से हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सभी कोशिकाओं में पाए नहीं जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। कोशिका भित्ति जो है वो कुछ कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे कि पौधे, कवक और बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमने देखा तीन ऐसी चीजें हैं जो सभी कोशिका में पाए जाते हैं। एक है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा किसी ने बताया था, क्या है? केंद्रक। केंद्रक, वेरी गुड। और कोशिका द्रव। वेरी गुड।
तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका को चारों ओर से घेर लेता है। तो जब कोशिका को घेर लेता है तो उसका एक बाह्य पर्यावरण है और अंदर का पर्यावरण है ना। तो ये कोशिका के अंदर जो होता है तो वो द्रव्य है कोशिका द्रव्य, एक तरल पदार्थ जो होता है, तरल पदार्थ जो कोशिका के अंदर होते हैं। कोशिका के अंदर मतलब प्लाज्मा झिल्ली जितनी भी जहां पर भी घेर लेता है उसके अंदर जो होता है वो तरल पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में ही ये केंद्रक और अलग अलग अन्य कोशिका अंग जो होते हैं वो इसी में संगठित होता है, इस द्रव्य के अंदर। तो और ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या है ये? एक तरल पदार्थ है जिसमें केंद्रक और कोशिका अंगक। तो कोशिका द्रव्य क्या है? वो एक तरल पदार्थ है जिसमें केंद्रक और कोशिका के अलग अंगक जो है उसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। वो सब चीजें जो है वो कोशिका द्रव्य में है। जैसे इमेजिन करो ये कोशिका एक कमरे की जैसा है, आप लोग जिस कमरे में बैठे हो उस तरह की अगर कमरा जैसा है कोशिका, तो उसकी दीवार और छत और फ्लोर जो है वो सब प्लाज्मा झिल्ली है। और अंदर की जो पर्यावरण है, अगर यहाँ पे एक तरल पदार्थ हो रहा, इमेजिन करो यहाँ पे एक तरल पदार्थ है, तो वो तरल पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव्य। और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो चीजें के बारे में हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे कि केंद्रक है, अलग अलग कोशिका अंगक है। ठीक है? ओके। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि जीव द्रव्य कुंजन जो होता है पौधों की कोशिका में, जब उसके अंदर का पानी बाहर चला जाता है तो वो सिकुड़ जाता है ना। तो वो जब सिकुड़ जाता है, प्लाज्मा झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब सिकुड़ जाता है। मतलब कोशिका द्रव्य भी उसके साथ सिकुड़ जाता है। और ये कोशिका भित्ति ऐसे ही रहता है, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली और उसके अंदर की चीजें सिकुड़ जाता है, तब उसको कहते हैं जीव द्रव्य कुंजन। जीव द्रव्य कुंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली और उसके अंदर के जो भी चीजें हैं वो सब सिकुड़ जाता है। ये कब होता है? जब पादप कोशिका अल्प परासरण दाबी विलयन में होता है। मतलब बाहर का पानी ज्यादा है तो बाहर का पानी कम है तो अंदर से बाहर पानी चला जाता है। तो अभी तक हमने ये सब स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं कोशिका में, पौधों की और कुछ अन्य कोशिका में, मतलब पौधों के, कवक के, बैक्टीरिया में एक कोशिका भित्ति होता है, लेकिन इन सभी कोशिका में नहीं होते, कुछ जंतुओं की कोशिका में होते हैं। लेकिन सभी कोशिकाओं में बाहर एक घेरने वाला प्लाज्मा झिल्ली होता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये है कि पदार्थों का आना जाना तय करना। और ये प्लाज्मा झिल्ली जो घेरता है वो किसको घेरता है? एक कोशिका द्रव्य को घेरता है, जो एक तरल पदार्थ है जिसमें केंद्रक और अलग अलग कोशिका अंगक होते हैं उसके अंदर। और केंद्रक भी इसी में होता है। अब नेक्स्ट में हम केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, अभी शायद टाइम नहीं है, तो अगली क्लास में हम केंद्र के बारे में पढ़ेंगे और केंद्र का क्या कार्य है कोशिका में और इसकी संरचना कैसी है ये पढ़ेंगे। और केंद्र के बाद हम ये दूसरे अंगकों के बारे में पढ़ेंगे जो कोशिका के अंदर होते हैं और उन चीजों की क्या काम है और क्या स्ट्रक्चर है उसके। अभी तक जो भी पढ़ा है आप लोगों को कुछ डाउट्स है, कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, शायद मैं कुछ दिनों के लिए नहीं रहूंगा, तो उसके बाद जब क्लास होगा तब हम केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय बाय।